हेलो एवरीवन। भारत में देखा जाए तो लगातार सांप्रदायिक दंगे यहाँ पर क्यों हो रहे हैं, ये एक सवाल जो है आप सभी के मन में आना चाहिए। एक ऐसा देश जो कि यहाँ पर विविधता से परिपूर्ण है, लेकिन हाल फिलहाल में देखा जाए तो मणिपुर के बाद मेवात, हरियाणा में यहाँ पर आपको हाल ही में सांप्रदायिक दंगे बड़े स्तर पर आपको देखने को मिले हैं। क्यों हो रहे हैं ये सांप्रदायिक दंगे, क्या है सांप्रदायिकता, क्या है इसके कारण, भारत सरकार यहाँ पर क्यों लगातार असफल हो रही है, राज्य सरकारें क्यों यहाँ पर असफल हो रही हैं, इन सभी मुद्दों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। न सिर्फ यहाँ पर एक व्यक्ति के नाते, एक भारतीय नागरिक होने के नाते, एक भारतीय समाज और एक यहाँ पर आपको देखा जाए तो एक ऐसा देश जो कि यहाँ पर विभिन्न धर्म संप्रदायों पंथों को यहाँ पे समाहित करता है, जो एक भारत को यहाँ पर एक विविधतापूर्ण देश के रूप में स्थापित करता है। और ऐसे देश में लगातार इस तरह के दंगे अपने आप में कई सवाल यहाँ पर छोड़ जाते हैं। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले जो हिंसा की घटना हुई है मेवात में, हरियाणा में, वो क्या रहा है। देखिए हुआ क्या है मेवात में, हरियाणा का एक क्षेत्र है मेवात। मेवात में एक एरिया पड़ता है जिसको हम कहते हैं नूह क्षेत्र। इसके साथ साथ गुरुग्राम का यहाँ पे गुड़गांव वाला जो इलाका है वहाँ पर भी देखा जाए तो लगातार आपको सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। लोग यहाँ पे गाड़ियों में, वाहनों में, दुकानों में आपको आग लगा दे रहे हैं और इससे यहाँ पर कई यहाँ पर पुलिसकर्मी, सामान्य नागरिक, व्यापारी आपको नुकसान हो रहा है, लोगों की डेथ हो रही है और इसे रोका जाना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। ये घटना प्रारंभ हुई अगर देखा जाए तो सोमवार की ये घटना है, जहाँ से ये धीरे धीरे यहाँ पर अब तेज़ी से आगे बढ़ रही है। सोमवार को देखा जाए तो यहाँ पर एक हिंदू यहाँ पे संगठन के द्वारा आपको जलाभिषेक यहाँ पर आपको की यात्रा निकाली गई थी। उस यात्रा के दौरान यहाँ पर देखा जाते नूह के क्षेत्र में एक पर्टिकुलर स्थान पर उन पर पथराव किए गए। पथराव की घटना स्पष्ट नहीं किसके द्वारा की गई, कैसे की गई, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे माहौल खराब होना शुरू हुआ और इस माहौल के खराब होने के कुछ देर बाद लोगों ने यहाँ पर हमले करने शुरू किए। हमले जो होते हैं धीरे धीरे गंभीर होते गए, लोगों ने गाड़ियों में आग लगाना शुरू कर दिया और पुलिस पर हमले करने शुरू कर दिए। इसके साथ साथ देखा जाए तो समस्या और भी ज़्यादा तब बढ़ गई ये यहाँ पर जब ये क्षेत्र में आपको बड़े स्तर पर सांप्रदायिक दंगे के रूप में भड़क उठा। अब स्थिति यहाँ पर क्या है देखा जाए तो ये हिंसा यहाँ पर आपको इसके कई कारण यहाँ पे बताए जा रहे हैं, जहाँ पर आपको एक तरफ प्रशासन पर सवाल उठाता है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर कई ऐसे मुद्दे भी हैं जिसको लेकर सरकार की प्रक्रियागत चीज़ों को लेकर भी सवालिया निशान खड़ा करता है। लेकिन ये हरियाणा और मेवाड़ की यहाँ पर ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले अगर आप देखें तो मणिपुर भी लगातार इस तरह की समस्याओं से ग्रसित रहा है। मणिपुर में भी लगातार कुछ महीनों से हिंसा आपको कोई मैतेई और कुकी समुदाय के मध्य यहाँ पर हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मेवात की घटना की बात करते हैं। मेवात की घटना में अगर देखें जो कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं। पहली चीज, पुलिस प्रशासन और सरकार को देखा जाए तो यहाँ पर इस दंगे या हिंसा को संभालने में वो पूरी तरीके से असफल दिखाई दिए। कई घंटे कहा जाता है कि कम से कम सांप्रदायिक हिंसा भड़कने के 5-6 घंटे बाद भी वहां पर ना तो आपके सुरक्षा बल पहुंच पाए, ना ही यहां पे अतिरिक्त पुलिस बल यहां पर आपको पहुंच पाई। इसके साथ साथ कहा यह भी गया कि शाम 5 बजे के बाद यहां पर इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की वीडियो और बयानबाजी आती रही, जिसके कारण अगले 2 दिन भी यहां पर आपको घटनाएं लगातार ऐसे यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो क्यों ऐसा हुआ? अब यहाँ पर ये समझने वाला टॉपिक है। देखिए इसके पीछे के कारण क्या हैं, क्यों हो रहा है, सांप्रदायिकता क्या है, इस टॉपिक को हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। हम इस टॉपिक को यहाँ पर किसी ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह, न्यूज़ चैनल की तरह नहीं पढ़ने वाले। हम यहाँ पर एक सिविल सर्वेंट अभ्यर्थी के नाते इस टॉपिक को देखेंगे कि सांप्रदायिकता क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, भारत में क्यों यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं और इससे कैसे निपटा जाना चाहिए। चलिए सबसे पहली चीज़ बात कर रहे हैं सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है। देखिए सांप्रदायिकता कोई यहाँ पे जो शब्द हम यूज करते हैं व्यापक अर्थों में अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर सांप्रदायिकता एक व्यक्ति का अपने समुदाय के प्रति एक मजबूत लगाव की स्थिति को दिखाता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी भी पंथ, धर्म या संप्रदाय के से है, वो जब अपने धर्म, पंथ, संप्रदाय को यहाँ पर मान्यता देता है, उसको स्वीकार करता है, उसको मानता है, तो वहाँ पर इस स्थिति को, आपको उसके लगाव को हम सांप्रदायिकता कहते हैं। सांप्रदायिकता को यहाँ पर हम एक विचारधारा के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं, जिसके अनुसार
कोई समाज भिन्न भिन्न हितों से युक्त विभिन्न धार्मिक समुदायों में यहाँ पर विभाजित होता है। जैसे हम भारत को देखते हैं, जहाँ पर देखा जाए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, इसके अलावा कई सारे अलग अलग पंथों को, जैसे कि वैष्णव हो गए, शैव हो गए, सिया हो गए, सुन्नी हो गए। इसी तरीके से आपको देखे जाए तो आपको कई अलग अलग पंथों को मानने वाले भी लोग रहते हैं। इस ऐसे क्षेत्र को हम सांप्रदायिक क्षेत्र भी कहते हैं, जहाँ पे अलग अलग धर्म पंथ को मानने वाले लोग रहते हैं। भारत को हम इसे अलग तरीके से कहते हैं कि भारत यहाँ पर विविधता से भरा हुआ एक यहाँ पर देश है। सांप्रदायिकता के संकीर्ण मनोवृत्ति को भी हम समझ लें, अगर ये संकीर्ण मनोवृत्ति क्या है, इसमें कहा जाता है कि धर्म और संप्रदाय के नाम पर हम संपूर्ण समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने और उन्हें संरक्षण देने की भावना को महत्व देना। अर्थात जब व्यक्ति सिर्फ यहाँ पर दूसरे धर्मों को न स्वीकार करके अपने धर्मों को ही यहाँ पर ज्यादा प्राथमिकता देने लग जाता है और उसके संदर्भ में दूसरे धर्म और लोगों का यहाँ पर एक तरीके से आलोचना करने लग जाए, तो यहाँ पर इस संकीर्ण मनोवृत्ति, संकीर्ण मानसिकता में हम इसे सांप्रदायिकता कहते हैं। विद्वानों के संदर्भ में अगर हम देखा जाए तो सांप्रदायिकता भारत के राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बताई जाती है, क्योंकि यह विचारधारा अन्य समुदायों के विरुद्ध यहाँ पर देखा जाए समुदाय की आवश्यकता पर यहाँ पर एक होने में उसको जोर नहीं देती है। इसके साथ साथ सांप्रदायिकता जो है रूढ़िवादी सिद्धांतों में विश्वास करती है, असहिष्णुता और अन्य धर्मों के प्रति यहाँ पर नफरत को बढ़ावा देती है और साथ ही समाज के विभाजन की ओर यहाँ पर अग्रसर करती है। ऐसे स्थिति में यहाँ पर हमें सजग हो जाना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि भारत जैसे देश के संदर्भ में यहाँ पर इसे हम किस तरीके से देख सकते हैं। भारत में चलिए बात करते हैं, भारत जैसे देश में सांप्रदायिकता की स्थिति क्या है। देखा जाए तो एक राजनीतिक दर्शन के रूप में सांप्रदायिकता की जड़ें भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के रूप में लगातार कई वर्षों से मौजूद रही हैं। बात करें भारत में सांप्रदायिकता के प्रयोग के संदर्भ में, धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर समुदायों के बीच सांप्रदायिकता घृणा और हिंसा के आधार पर विभाजन, मतभेद, तनाव इत्यादि यहाँ पर पैदा करता है और कई बार देखा जाए तो राजनीतिक प्रचार के उपकरण के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। भारत में देखा जाए तो अभी मणिपुर की हिंसा को हम जातीय संघर्ष के तौर पर यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं मणिपुर, मेवाड़ में अगर हम देखा जाए, मेवात में देखा जाए, नूह की हिंसा को देखा जाए तो यहाँ पे धर्म के आधार पे हिंसा की स्थिति को आधार बनाया जा रहा है। ये स्थिति अपने आप में भयावह है। भारत में जब भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं, ऐसी घटना भारत में पहली बार नहीं हो रही है। भारत का यहाँ पर देखा जाए तो सांप्रदायिक दंगों का एक लंबा इतिहास रहा है और ये इतिहास आज से नहीं कई सालों का है। आइए मैं आपको बताता हूं, यहां पर देखिए भारत में जो सांप्रदायिक दंगों की एक स्थिति आपको देखने को मिलती है, ये कब कब कैसी कैसी घटनाएं यहां पर आपको प्रमुख जो सांप्रदायिक दंगे हैं जिसने भारत को यहां पर झकझोर कर रख दिया, वो कौन कौन से रहे हैं। देखा जाए तो यहां पर आपको सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं दो अलग अलग धार्मिक समुदायों के लोगों की नफरत और दुश्मनी की भावना को लामबद्ध होकर एक दूसरे पर हमला करने की स्थिति को दर्शाती हैं। इसी के संदर्भ में सबसे पहली जो घटना ऐसी सांप्रदायिक हिंसा आपको देखने को मिली स्वतंत्रता के पश्चात, वो 1949 में देखने को मिली, जहां पर बहुत बड़े स्तर पर आपको रक्तपात और हिंसा देखने को मिली थी। इसके बाद देखा जाए तो 1961 में देश में कोई बड़ी सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई थी और 1961 में ही आपको देखा जाए तो जबलपुर दंगे में देश के एक बड़े यहाँ पे सांप्रदायिक दंगा हुआ था। तो 1949 में देखा जाए तो एक बड़े सांप्रदायिक दंगे के बाद 1961 में आपको फिर से एक बड़ा सांप्रदायिक दंगा हुआ, वो भी जबलपुर में। इसके बाद देखा जाए तो 1960 के दशक में विशेष रूप से हम पूर्वी भागों में जैसे कि राउरकेला 1964, जमशेदपुर 1965, रांची 1967 में सांप्रदायिक दंगों की एक लगातार आपको कई सालों में यहाँ पर देखा जाए तो 64, 65, 67 में आपको एक क्रमिक रूप से सांप्रदायिक दंगों का इतिहास देखने को मिला। यहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को आपको बसाया जा रहा था उस समय। इसके बाद अगर हम देखें तो सितंबर 1969 में अहमदाबाद में भी ऐसे ही दंगे हुए जिसने राष्ट्र की अंतरात्मा को हिला के रख दिया और यहाँ पे जनसंघ इंदिरा गांधी के वामपंथी जोर के विरोध करने के लिए मुसलमानों के भारतीयकरण पर एक प्रस्ताव को पारित कर रहा था। तो ये एक बड़ा कारण बना अहमदाबाद में आपको देखा जाए तो सांप्रदायिक दंगे का। इसके बाद फिर हम देखते हैं अप्रैल 1974 में। अप्रैल 1974 में एक बार फिर से देखिए तो मुंबई के वर्ली इलाके में जब मुंबई पुलिस ने दलित पैंथर्स की एक रैली को रोकने की कोशिश की तो वहां पर हिंसा हुई, जिसने आपको भीषण आपको देखा जाए तो आगे चल करके रूप धारण किया, भीषण हिंसा हुई और कई यहां पर आपको बड़े स्तर पर नुकसान का कारण बने।
आगे चलकर अक्टूबर 1984 की घटना, जब इंदिरा गांधी की हत्या यहां पर सिखों के द्वारा कर दी गई थी, तो यहां पर सिख विरोधी दंगे भड़क उठे थे और इसके कारण दिल्ली, उत्तर प्रदेश, भारत के अन्य हिस्सों में तकरीबन 4000 से ज्यादा यहां पर सिखों को मार दिया गया था। 1985 में अगर हम देखें, शाहबानो विवाद के पश्चात बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि विवाद के 80 के दशक में सांप्रदायिकता को तीव्र करने के एक शक्तिशाली उपकरण के तौर पर देखा गया। दिसंबर 1992 की घटना आप सबको याद होगी, जब यहां पर आपको देखा जाए तो बाबरी मस्जिद को दक्षिणपंथी दलों के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया और इसके पश्चात देश में सांप्रदायिक जो दंगे थे वो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गए। घटना 2002 की भी आप सबको याद होगा, गोधरा आपको हत्याकांड, जो कि यहां पर गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में यहां पर आग लगा दी गई थी। कई कार सेवकों की इसमें मौत हो गई, जिसके कारण देश भर में गुजरात दंगों की यहां पर आपको शुरुआत हुई और करीब 1000 लोग यहां पर आपको मारे गए। सितंबर 2013 में उत्तर प्रदेश को आप सबको यहां पर याद होगा, उत्तर प्रदेश के इतिहास में, हाल के इतिहास में सबसे भयानक आपको हिंसा यहां पर हुई थी और मुजफ्फरनगर जिले में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच मतभेद ने यहां पे सांप्रदायिकता का रूप ले लिया था। वर्ष 2015 में देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बड़े तेजी से यहां पर फैलनी शुरू हुई थी और आंकड़ों के अनुसार करीब 90 से अधिक लोग देखा जाए तो मॉब लिंचिंग का शिकार हुए थे। इसके साथ साथ दिल्ली में हालिया सांप्रदायिक दंगे एक बार फिर से हुए, विभिन्न धर्मों के बीच गहराती खाई और यहाँ पर आपको घटनाक्रम देखने को मिले। और हालिया जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि मणिपुर और मणिपुर के बाद मेवात, तो भारत में सांप्रदायिक दंगों का ये इतिहास स्वतंत्रता के पश्चात से बना हुआ है। क्यों इतनी सरकारों के बाद, इतने आधुनिकता के बाद, इतने परिवर्तनों के बाद, इतने कानूनों के बाद भी हम एक समाज के तौर पर इतने विकसित नहीं हो पाए हैं? हम क्यों लगातार इस सांप्रदायिकता के दलदल में लगातार आपको फंस जाते हैं? देखिए, ऐसी स्थिति में एक क्वेश्चन आता है कि यदि आप यहाँ पे एक ऑफिसर होंगे, एक सरकार का हिस्सा होंगे, एक समाज का हिस्सा होंगे, तो क्या कारण है जो यहाँ पर ऐसे सांप्रदायिक दंगे होते हैं? देखिए, भारत में सांप्रदायिक दंगों के कई कारण हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक विशेष कारण है जिसके कारण भारत में सांप्रदायिक दंगे आपको देखने को मिलते हैं। भारत में सांप्रदायिक दंगे के कई सारे प्रभावों में आपको वर्तमान समय की एक जो स्थिति डेवलप हुई है, सोशल मीडिया का प्रयोग, ये एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है, जिसे बहुत तेजी से किसी गलत सूचना को, फेक न्यूज़ को भी बड़े क्षेत्र में यहाँ पर बड़े आसानी से फैलाया जा सकता है और वो सांप्रदायिक दंगे का यहाँ पर आपको कारण बन जाता है। ये ऑडियो विजुअल के रूप में आसानी से एक अमानवीयता ग्राफिक चित्रण का प्रयोग करके किसी को भी यहाँ पर सर्कुलेट किया जाता है बड़े स्तर पर, जिसके कारण लोग बड़े आसानी से उसे देख करके भ्रमित होते हैं, उसके जाल में फंस जाते हैं और कई बार अगर बहुत ज़्यादा अमानवीय यहाँ पे ग्राफिक्स है तो वहाँ पर उसका हृदय विदारण घटना को देख करके वो कई बार यहाँ पर हिंसा का स्वरूप धारण कर लेती है। इसके अलावा मूल्य आधारित शिक्षा का अभाव होना भी एक बड़ी समस्या है, जहां पे भारतीय लोगों को देखा जाए तो मूल्य आधारित शिक्षा के अभाव कारण बिना सोचे समझे किसी भी बातों को स्वीकार कर लेते हैं और अंधानुकरण वहां पर उसको फॉलो करके वैसी प्रक्रियाओं के उल्टे वहां पर रिवर्स कर देते हैं, अर्थात वैसी ही चीज़ों का पालन करना शुरू कर देते हैं। मुख्य धारा मीडिया की भूमिका भी इसमें देखी जाती है कि जब पत्रकारिता की नैतिकता और तटस्थता का पालन करने के स्थान पर देश के अधिकांश हिस्सों में मीडिया हाउस किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा के प्रति झुके दिखाई देते हैं और जो बदले में यहाँ पे सामाजिक दरार को और भी ज्यादा चौड़ा कर देते हैं। अर्थात ऐसी न्यूज यहाँ पे चलाई जाती है जो कि किसी एक वर्ग विशेष के विरोधी चलाई जाती है, जिसके कारण उसे देख करके सुनने वाला जो व्यक्ति होगा उससे प्रभावित होकर वो अपने आसपास के क्षेत्रों में गुटबाजी करता है, दल बनाता है और यहाँ पर एक वर्ग के विरुद्ध यहाँ पर हिंसा का रुख अख्तियार करता है। ऐसा ही आपको आर्थिक कारण में के रूप में भी दिखाई देता है। आर्थिक कारण कैसे बन जाते हैं सांप्रदायिक दंगों के कारण? देखिए, विकास का असमान स्तर होना, वर्ग विभाजन, गरीबी, बेरोजगारी, ये सभी ऐसे कारक हैं जो कि असुरक्षा की भावना को उत्पन्न करते हैं और असुरक्षा की भावना के चलते लोगों का सरकार के विरुद्ध देखा जाए तो विश्वास कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप देखा जाए तो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोगों के द्वारा राजनीतिक दलों का गठन करना सांप्रदायिक दंगों के आधार पर होता है और उसी के आधार पर इसे पूरा करने के लिए यहाँ पर अपने वर्ग विशेष को यहाँ पे प्राथमिकता देने के लिए दूसरे वर्ग विशेष को यहाँ पर हानि पहुँचाना, उनके मूल्यों को हानि पहुँचाना और ऐसी बातें करना जिससे लोगों को यहाँ पर पीड़ा हो और वो यहाँ पर आपको सांप्रदायिक दंगे का कारण बन जाती है। राजनीतिक कारणों की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा राजनीतिक लाभों की पूर्ति के लिए भी सांप्रदायिकता का सहारा लिया जाता है।
एक प्रक्रिया के रूप में राजनीति का सांप्रदायिकता के कारण भारत में लगातार सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में राजनीति की एक प्रमुख भूमिका यहाँ पर आपको देखी जाती है। इसके साथ साथ एक कारण मनोवैज्ञानिक भी होता है, जिसमें देखा जाए तो दो समुदायों के बीच विश्वास और आपसी समझ की कमी होती है, और इसी का जो होता है एक समुदाय के द्वारा दूसरे समुदाय के सदस्यों का उत्पीड़न करना भी एक कारण होता है। कई बार उसमें भय, शंका और खतरे का भाव यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है, और इस मनोविज्ञान के बीच यहाँ पर लोगों के बीच विवाद, एक दूसरे के प्रति नफरत, क्रोध, भय इत्यादि का माहौल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण ये हिंसा का रूप बन जाती है। जब आपको पता है इतने सारे कारण, तो क्यों ना हम इसको रोकने के संदर्भ में चर्चा करें, क्यों ना ऐसे प्रयास किए जाएं जिससे लोगों को इस तरह की किसी भी तरह की स्थिति को रोका जा सके। सरकार ऐसी किसी भी परिस्थिति के होने से पहले आज को क्यों नहीं रोक पाती है? सोशल मीडिया जैसी चीज़ों पर उसका तो यहाँ पर कंट्रोल होता है, तो कैसी एक निगरानी प्रणाली यहाँ पर ऐसी क्यों नहीं डेवलप हो पाई जो भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ने से रोक सके? तो आइए यहाँ पे चर्चा करते हैं कि यहाँ पे सांप्रदायिकता के संदर्भों को हम किस तरीके से आपको रोक सकते हैं, इसके क्या नुकसान हैं, लाभ हैं, इसको कैसे हम यहाँ पर रोकें। सबसे पहले देखिए, सांप्रदायिकता जो है वो एक हिंसा के प्रभाव के दृष्टिकोण से इसे देखा जाता है। सांप्रदायिकता हिंसा के दौरान आपको जो एक और प्रभाव देखा है कि निर्दोष लोग अनियंत्रित परिस्थितियों में फंस जाते हैं, और इसके कारण आपको मानवाधिकारों का यहाँ पे हनन होता है। ठीक है, प्रभाव हम बात करें, सांप्रदायिकता के प्रभाव क्या क्या पड़ते दिखाई देते हैं। सांप्रदायिक हिंसा के कारण जानमाल का काफी अधिक नुकसान होता है। इसके साथ साथ वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा मिलता है। सामाजिक सामंजस्य यहाँ पर आपको में इसमें कमी आएगी। दीर्घावधि में सांप्रदायिक सद्भाव की यहाँ पर गंभीर रूप से कमी हो जाती है। सांप्रदायिक हिंसा के कारण धर्मनिरपेक्षता और बंधुत्व जैसे संवैधानिक मूल्यों को प्रभावित हो जाते हैं। इसके अलावा जो सांप्रदायिक हिंसा से जो पीड़ित परिवार होते हैं, इनको सबसे अधिक आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है। उन्हें अपना घर, प्रियजन, यहाँ तक कि अपनी आजीविका के साधनों से भी आपको हाथ धोना पड़ता है। लोगों को मार दिया जाता है, जैसे मणिपुर में आप देखिए तो वहाँ पर आपको हिंसा हुई है, घरों को जला दिया गया है, दुकानों को जला दिया गया है, यहाँ तक कि महिलाओं के साथ यहाँ पे कई अलग अलग तरीके के अपराधों को भी अंजाम दिया गया है। सांप्रदायिकता देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए प्रमुख चुनौती है। सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वाले लोग उससे पीड़ित होने के पक्षों के संदर्भ में देखा जाए तो नागरिक के संदर्भ में एक राष्ट्र के लिए दोनों ही को यहाँ पर बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप इसे कैसे रोक सकते हैं, इस संदर्भ में सरकार क्या कर सकती है, एक समाज के तौर पर हम इसे किस तरीके से देखें, कैसे इसे रोका जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर सबसे ज़रूरी जो पहलू है वो है सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए पुलिस को यहाँ पर अच्छी तरीके से सभी संसाधनों से सुसज्जित किया जाना चाहिए। साथ ही यहाँ पर अपनी स्थानीय खुफिया नेटवर्क को इतना मजबूत किया जाए कि वो ऐसी किसी भी घटना के होने से पूर्व उनको उस सूचना का पता चल पाए और उसे रोकने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ हम शांति समितियों के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापना कर सकते हैं, जो विभिन्न धार्मिक समुदायों से संबंधित व्यक्तियों को इसमें शामिल करके सद्भावना फैलाने का काम करें। इसके साथ साथ भय और घृणा, जिन क्षेत्रों में यहाँ पे सांप्रदायिक हिंसा हुई है वहाँ पे भय और घृणा की भावनाओं को दूर करने के लिए ये समितियाँ एक साथ काम करें, और न केवल सांप्रदायिक तनाव बल्कि सांप्रदायिक दंगों को भी रोकने में इनकी सहायता ली जा सकती है। इसके अलावा मूल्य आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिसके माध्यम से हम ऐसी स्थितियों को इन फ्यूचर होने से रोक सकते हैं। शांति, अहिंसा, करुणा, धर्मनिरपेक्षता, मानवतावाद के मूल्यों के साथ साथ वैज्ञानिकता मौलिक कर्तव्य के रूप में तर्कसंगतता के आधार पर हम स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों में बच्चों के उत्कृष्ट मूल्यों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मूल्य उन्मुख शिक्षा प्रदान करने पर जोर देना चाहिए। सांप्रदायिक भावनाओं को रोकने में इनका महत्वपूर्ण योगदान भविष्य में हो सकता है। इसके साथ साथ मौजूदा जो आपराधिक न्याय प्रणाली है उसमें हम सुधार करके शीघ्र परीक्षणों और पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो भारत सरकार के द्वारा सांप्रदायिक हिंसा को रोकने को लेकर के वैश्विक स्तर पर मलेशिया जैसे देशों में प्रचलित अभ्यासों का यहाँ पे अनुसरण करना चाहिए। सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए मजबूत कानून की आवश्यकता है, और इसके संदर्भ में सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम नियंत्रण पीड़िता मुआवजा विधेयक को यहाँ पर देखा जाए तो मजबूती से लागू करने की भी आवश्यकता है, ताकि हम भविष्य में भारत जैसे देश में एक जो देखा जाए तो सांस्कृतिक विविधतापूर्ण देश है, ऐसे देश में सांप्रदायिक दंगे न सिर्फ उसकी यहाँ पर इमेज को बल्कि एक समाज के तौर पर भी यहाँ पे कई सवाल खड़े कर जाती है। तो ये सांप्रदायिक दंगे न सिर्फ रोके जाने चाहिए बल्कि भविष्य में इनके होने की संभावनाओं को भी समाप्त करने के प्रयास शुरू करने चाहिए।
आई होप यहाँ पर आप इस टॉपिक को समझेंगे, अपने आसपास अपने लोगों को, अपनी शिक्षा व्यवस्था पर, प्रशासन में, जहाँ पर भी आप जैसे भी हों, आप अपने संदर्भ में भारत में सांप्रदायिक स्थिति को रोकने का प्रयास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में ऐसे महत्वपूर्ण विषयों को लेकर हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।